My dear friend and all students from all over world, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय डिफरेंट टॉपिक्स पर खासकर यूजी और पीजी के क्लासेस के लिए एक लेक्चर शुरू किया हूँ अपने अराउंड इंडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसके क्रम में आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र करेंगे। वैसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूजी एंड पीजी दोनों में ही है, लेकिन आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र करेंगे। फ्रेंड, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके लिए आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे एक लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अपने छात्र छात्राओं के लिए जो विभिन्न कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज हम फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, पहला और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम आपसे बात करेंगे और इसके अलावा पहला और द्वितीय विश्व युद्ध के तमाम बातों का उल्लेख करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन जिसे कहते हैं, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। अब फ्रेंड, इतिहास में अब तक 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, पहला और द्वितीय विश्व युद्ध, और दोनों ही काफ़ी विनाशकारी इस पूरे विश्व के लिए साबित हुए हैं। हम आपको बता दें कि 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ था। 1914 28 जुलाई से लेकर के 1918 11 नवंबर तक पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और चला था। फ्रेंड, मैंने आपको भी बताया कि पहला वर्ल्ड वार 2 देश थे, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। इन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव थे, कुछ मतभेद थे, कुछ डिस्प्यूट्स थे और उन्हीं डिस्प्यूट्स को लेकर के पूरी दुनिया 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। एक गुट में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जापान जैसे देश शामिल थे, जिसे एलाइड कंट्री भी कहते हैं, और दूसरे ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। एक तरफ बहुत ही शक्ति थी। मैंने आपको बताया कि जो विश्व के जो महाशक्तियां हैं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, अमेरिका जैसे देश एक तरफ और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया समेत हंगरी जैसे देश एक तरफ थे। हम आपको बता दें कि पहला वर्ल्ड वार ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया 2 भागों में डिवाइड हो गई थी और पहला वर्ल्ड वार 1918 तक चला था और बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल लॉ है कि जो देश युद्ध शुरू करता है, अगर वो देश युद्ध हार जाता है तो जितने भी नुकसान हुआ है, किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वही देश करता है जो देश हार जाता है। हम आपको बता दें कि पहला वर्ल्ड वार जर्मनी हार गया था, बहुत ही बुरी तरह हार गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले वर्ल्ड वार में जर्मनी बुरी तरह हार गया था। जो एलाइड कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, जापान जैसे देशों से ब्रिटेन पहले वर्ल्ड वार में बुरी तरह हार गया था। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि पहला वर्ल्ड वार था जो बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ था, और हम आपको ये भी बता दें कि जब वर्ल्ड वार होता है तो कुछ देशों तक नहीं होता है, इसलिए पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मैंने आपको अभी बताया कि पहले वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गया था और ये इंटरनेशनल लॉ है कि जो देश युद्ध शुरू करता है, अगर वो देश युद्ध हार जाता है तो जितने भी नुकसान होते हैं उसकी भरपाई वही देश करता है। हम आपको ये भी बता दें कि जब कोई देश हार जाता है
तो उसके पास जो भी करेंसी होती है, जो भी वहाँ की करेंसी होती है, उसका इन्फ्लेशन हो जाता है। यानी एक तरह से हिंदी में कहें तो उसकी मुद्रास्फीति यानी मुद्रा अवमूल्यन हो जाता है, यानी रुपये की जो डिमांड होती है वो घट जाती है। अब हालत इतनी ख़राब हो गई थी पहले वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की, कि जर्मनी के लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत ही बुरी हालत जर्मनी के लोगों की हो गई थी पहले वर्ल्ड वार के बाद, और पूरी तरह जर्मनी के लोग भूख से मर रहे थे। हम आपको, अपने दर्शकों को, अपने विद्यार्थियों को ये भी बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले इस पूरी दुनिया में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी कोई संस्था नहीं थी, इंटरनेशनल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो पूरे विश्व को इन युद्धों से बचा सके, इन युद्ध जैसे खतरों से बचा सके और पूरे विश्व को शांति के मार्ग पर ले जा सके। ऐसी कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था। और हमने आपको भी बताया कि पहले वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गया था, जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। उसके बाद 1919 में विश्व के सारे नेता, खासकर एलाइड कंट्री के नेता इकट्ठा हुए। वर्साय एक जगह है पेरिस में, फ्रांस में एक जगह है वर्साय, और उसी वर्साय के शीश महल में इकट्ठा हुए। और इकट्ठा, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इकट्ठा इसलिए हुए क्योंकि जर्मनी के ऊपर जो अर्थदंड था, जर्मनी के ऊपर जो तमाम प्रकार के जो दंड लगाए गए थे, खासकर निशस्त्रीकरण के अलावा, आर्थिक दंड के अलावा, तमाम जो दंड लगाए जाने वाले थे, उनके लिए एक बैठक हुई थी 1919 में, जिसे वर्साय पैक्ट भी कहते हैं, वर्साय समझौता भी कहते हैं, जो 1919 में वर्साय के शीश महल में तमाम विश्व के तमाम जो नेता थे, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जो उसमें सोवियत संघ हुआ करता था, वो लोग इकट्ठा हुए। इस बात के लिए इकट्ठा हुए कि जर्मनी के ऊपर जो अर्थदंड था, जो तमाम प्रकार के जो दंड लगाए जाने वाले थे, इसके लिए एक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में तय हुआ कि जर्मनी को तत्काल 5 अरब डॉलर रुपये देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ तमाम प्रकार के दंड लगाए गए, खासकर निशस्त्रीकरण के मामले में, और उसकी काफ़ी सेनाओं को कम कर दिया गया, तमाम क्षेत्रों में उससे अधिकार छीन लिए गए, तमाम जो निषेधाधिकार थे उसके ऊपर लागू किए गए, और बहुत अनेकों प्रकार के दंड लगाए गए थे। और सबसे बड़ी बात तो दंड ये थी कि तुरंत उसे 5 अरब डॉलर देने के लिए कहा गया एलाइड कंट्री के माध्यम से, और जो जर्मनी बिल्कुल उस स्थिति में नहीं था कि इतने बड़े दंड का वो दे सके, और इतने बड़े जो महामारी थी प्रथम विश्व युद्ध की, इससे मुक्ति पा सके। इसलिए पूरे जर्मनी के लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि जब जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, जब वर्साय 1919 में वर्साय के शीश महल में इकट्ठा हुए, और जब जाकर उन्हें हस्ताक्षर किया कि हाँ ठीक है, आप जो भी मेरे ऊपर दंड लगाएंगे मैं उसको देने की कोशिश करेंगे, तो इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी। यहाँ तक कि पूरी जर्मनी में लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए थे, उनकी काफ़ी आलोचना की गई थी कि कैसे उन्होंने जा कर के वहाँ पे उन लोगों की बात को माना और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। एक प्रकार से जो वर्साय की संधि थी, अगर हम यूँ कहें तो ये अपमानजनक संधि थी। इस संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज विद्यमान थे, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ वर्साय की संधि एक तरफा संधि थी। जर्मनी के ऊपर जो भी दंड लगाए गए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी उसके ऊपर दंड लगाए गए थे वो बिल्कुल एक तरफा थे। क्योंकि और इसी एक तरफे जो दंड था, एक तरफा जो अपमानजनक जो संधि थी, उस संधि में ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बीज विद्यमान थे। और अक्सर ये पूछा जाता है बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में
कि क्या वर्साई संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि पहला जो विश्व युद्ध था उसके बाद जो वर्साई संधि हुई थी 1919 में वर्साई के शीश महल में, वो जो संधि थी वो बिल्कुल अपमानजनक संधि थी, खासकर जर्मनी के लिए। और उसके ऊपर थोपा गया, उसके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए, उसके तमाम प्रकार के दंड उसके ऊपर थोप दिया गया, क्योंकि जर्मनी उस स्थिति में वो उस लायक नहीं था कि वो तमाम प्रकार के जो भी अर्थदंड लगाए गए हैं उसकी भरपाई कर सके या उसको दे सके। मैंने अभी आपको बताया कि ये काफ़ी अपमानजनक संधि थी। और यहाँ तक कि जर्मनी के लोगों ने जब इस दस्तावेज पे, इस मसौदे पे जब उन्होंने हस्ताक्षर किया तो उन्होंने साफ कहा था कि मेरा देश दबाव के आगे झुक रहा है। हम और हमारे देश की जनता पूरी तरह वाकिफ़ है आप लोगों ने किस तरह हमारे साथ अन्याय किया है। हम और हमारा देश पूरी तरह इस चीज़ से वाकिफ़ है और हम इस अपमानजनक संधि को सहन नहीं करेंगे, हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो बात जो रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधिमंडलों ने ये बात जो अभी दोहराई थी, जो मैंने आपसे बोला, इसी बातों से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि पहले वर्ल्ड वार के बाद जो वर्साई संधि हुई थी पेरिस में 1919 में, उसमें ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच विद्यमान थे। जर्मनी के लोगों ने साइन तो कर दिया पहले वर्साई की संधि पर, लेकिन बिल्कुल उस स्थिति में नहीं थे कि जो भी दंड लगाए गए थे एलाइड कंट्री के माध्यम से, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, जापान आदि के द्वारा, उस अर्थदंड को वो चुकाने में बिल्कुल चुकाने के लायक नहीं थे। मैंने अभी आपको बताया कि पहले वर्ल्ड वार के बाद, पहले वर्ल्ड वार से पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था, खासकर इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ है। और तमाम प्रकार के जो पनिशमेंट लगाए गए थे, जो अपमानजनक जो संधि, जो मसौदा था, जो वर्साई संधि में कहा गया था, उसको जर्मनी बिल्कुल उसको पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस लायक नहीं थी। क्योंकि उस समय जर्मनी में लोग भूखे मर रहे थे और जो भी जर्मनी के लोगों के पास पैसा था, क्योंकि हारा हुआ देश था और उससे देश की जो रुपया होती है वो उसका अवमूल्यन हो गया था, इन्फ्लेशन हो गया था। ऐसी स्थिति में जर्मनी के लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद यहाँ तक कि जो बहुत बड़े नेता थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने तो इस संधि को पागलपन की संज्ञा दिया था। विंस्टन चर्चिल ने यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि इतिहास का ये जो लेन देन है, इतिहास का जो सबसे बड़ा जो लेन देन हुआ है, वो एक तरह से पागलपन है। यानी वर्साई संधि को उन्होंने पागलपन की संज्ञा दिया था। और निश्चित तौर पे वर्साई संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी। मैंने अभी आपको बताया कि वर्साई संधि काफ़ी अपमानजनक संधि थी, जो पहला वर्ल्ड वार के तुरंत समाप्त होते ही फ्रांस के पेरिस के वर्साई एक जगह है, वहाँ पे आयोजित हुई थी। और इसी वर्साई संधि में सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच विद्यमान थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो एडोल्फ हिटलर, आप सभी जानते होंगे, उस समय म्यूनिख की सड़कों पे घूम घूम के पेंटिंग का काम करता था। दीवारों पे जो पेंटिंग होती है, दीवारों पे जो लिखा जाता है, वो लिखने का कार्य करता था जब पहला वर्ल्ड वार चल रहा था। और उसके ऊपर पहले वर्ल्ड वार का काफ़ी बुरा इम्प्रेशन पड़ा था और बार बार वो कहता था कि हमारा देश अपने ही देश के अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से हारा है। आज हमारे देश की जो भी हालत हुई है अपने ही देश के लोगों की वजह से हुई है। और उसके अंदर इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए बार बार परेशान रहता था। उसके बाद कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ, कई बार उसको जेल भी भेजा गया। जेल में रहते हुए उन्होंने तमाम ग्रंथ लिखे, जिसमें से मीन काम्फ, मेरा संघर्ष, ये सबसे अहम पुस्तक मानी जाती है एडोल्फ हिटलर की। मैं फिर बता दूं, मीन काम्फ, मेरा संघर्ष। मीन काम्फ एक जर्मन भाषा है और उस जेल में रहते हुए उन्होंने मेरा संघर्ष नाम की पुस्तक लिखी थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद
पहले वर्ल्ड वार के तुरंत समाप्ति के बाद पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चिंता हो गई थी कि कैसे पूरी दुनिया को इस असुरक्षित माहौल से बचाया जा सके, कैसे इस दुनिया को एक अगला युद्ध न होने पावे, इससे हम बचा सकें। इसीलिए तुरंत 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई और उसका काम ही था कि कि पूरे विश्व को अगला विश्व होने से बचाना, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करना और तमाम प्रकार के कार्य करना, उसके अंतर्गत काम करने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। लेकिन और वास्तव में लीग ऑफ नेशन ने काम भी किया, लेकिन जो उसके मेंबर्स थे, मैंने अभी आपको बताया है कि जो राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ जैसे जो ताकतवर देश थे, उन्होंने ही इस राष्ट्र संघ के आदेशों की मनमाना अवहेलना करना शुरू कर दिया और वो लीग ऑफ नेशन काफ़ी कमज़ोर होता चला गया और उसके बाद लीग ऑफ नेशन मूक दर्शक बनकर देखता रहा और सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो 1939 से 1944 के दरमियान हुआ था और उस युद्ध में भी जर्मनी बुरी तरह हार गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद, इसके पहले ही एडोल्फ हिटलर ने वहाँ के जो सत्ता थी जर्मनी की, उसको अपने हाथों में ले लिया और पूरी तरह से पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के जो मेरे ऊपर तमाम प्रकार के जो आरोप लगाए गए हैं, तमाम प्रकार के जो अर्थदंड लगाए गए हैं, हम उनकी कभी भी भरपाई नहीं करेंगे और खुलेआम चुनौती दे डाला पूरे विश्व के लोगों को। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1939 से 1944 के बीच और दुर्भाग्यवश सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जर्मनी बुरी तरह हार गया था। पूरे विश्व के सामने जो सबसे बड़ी इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कैसे इस दुनिया को, कैसे इस विश्व को बचाया जा सके। मैंने अभी अपने तमाम स्टूडेंट, अपने छात्र छात्राओं को बताया था कि जो वर्साई समझौता हुआ था 28 जून 1919 को वर्साई के शीश महल में, वो पूरी तरह अपमानजनक थी, वो पूरी तरह एक तरफा थी, पूरी तरह एक पक्षी थी। खासकर निशस्त्रीकरण के बारे में जो भी थोपा गया जर्मनी के ऊपर और ख़ासकर जो भी अर्थदंड लगाए गए थे, उसके काफ़ी सीमाओं को अपने कब्जे में कर लिया गया। काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दंड लगाए गए थे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में। ये काफ़ी एक तरफा थी जो 28 जून 1919 को वर्साई के शीश महल में जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने जिस पे हस्ताक्षर किया था, उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। हमने अपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1933 में एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी का तानाशाह बना था, तो तानाशाह बनते ही 1933 में ही उसने वर्साई जो भी समझौता हुआ था उसके तमाम बातों का, तमाम उसके आदेशों की अवहेलना करना शुरू कर दिया और साफ ऐलान कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो भी हमको दंड देने की बात की गई है, हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद इन्हीं सब वजह से 1939 से 1944 के बीच ये सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया। दुर्भाग्यवश सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जर्मनी हार गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे विश्व को बचाया जा सके, उसकी जिक्र करने से पहले मैं एक बात और बता दूं अपने दर्शकों को, अपने विद्यार्थियों को, खासकर जो यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं। यदि राष्ट्रसंघ पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को किया होता, जो उसके सदस्य देश थे, जो भी ताकतवर देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जापान जैसे देश और भी उसके तमाम देश थे, अगर वो अपने राष्ट्रसंघ के साथ मिल करके
सहयोग करके आगे बढ़ रहे होते और पूरी ईमानदारी से कार्य किए होते तो निश्चित तौर पे सेकंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता और आज भी लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में होता। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं और राष्ट्रसंघ नामक जो संस्था थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को एक नए प्रकार के राष्ट्रसंघ की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो 24 अक्टूबर 1945 को जिसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी अस्तित्व में है। ये दुनिया की सबसे सर्वमान्य सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिसे हम UNO कहते हैं, शार्ट में उसे UN भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके तमाम अंग हैं, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है। ये तमाम जो संयुक्त राष्ट्र संघ इसके अंग हैं। और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और पूरी ईमानदारी से संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य कर रही है। और अभी उसी कार्य की वजह से अभी भी थर्ड वर्ल्ड वार शुरू नहीं हो सका है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूरे विश्व को तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखना पड़ेगा। और पूरी हम आशा से कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्य को और जो भी सदस्य देश हैं वो पूरी ईमानदारी से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर इस पूरे विश्व को शांति और सुरक्षा के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। हम आने वाले चैप्टर्स में हम और भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे। आपको आज थोड़ी सी जानकारी आपको फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में दी, लीग ऑफ नेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दी। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।